नमस्ते सर, आपका गोइंका क्रॉनिकल्स में स्वागत है। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। हम काफ़ी समय से आपकी रीलें और आपके बारे में इतना सब कुछ देखते हैं और आज फाइनली हमें ये मौका मिला है कि हम आपसे एक इंसान की तरह दूसरे इंसान से आमने-सामने बात कर सकें। बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। बहुत मज़ा आता है जब यंग लोगों से, युवा लोगों से बात होती है। बहुत शुक्रिया, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सर, तो हमें पता है कि आप पुराने लखनऊ के इतने सारे किस्से सुनाते हैं और आपका काफ़ी बचपन भी पुराने लखनऊ के राजा बाज़ार में जी। गुज़रा था। तो सर, वहाँ का कोई एक ऐसा किस्सा है या वहाँ की कोई ऐसी कहानी है जो आपको शुरुआती दौरों में आपका किस्सा गोई में जिसने इंटरेस्ट जगाया हो? वहाँ राजा बाज़ार में जब हम बड़े हो रहे थे तो एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बड़ा ही मिला-जुला सा समाज था वहाँ, और उस समाज में भी ऐसे लोग थे जिनका ज़ोर था लखनवियत पर। लखनवियत क्या है? लखनऊ की जो रूह है, लखनऊ की जो चीज़ें हैं, लखनऊ की जो वैल्यूज़ हैं, लखनऊ का जो माहौल है, लखनऊ की जो रिवायतें हैं, लखनऊ का जो पूरा एक कल्चरल इकोसिस्टम है, वो लखनवियत में आता है। तो ऐसे लोग थे जिनका लखनवियत पे बड़ा जोर था, यानी जो अपनी लखनवी आइडेंटिटी और अपने लखनवी सेंटिमेंट को लेकर बड़े चौकन्ने रहते थे और बड़े प्राउड थे वो। तो उस माहौल में बड़े होने के चलते शहर से एक तरह का जुड़ाव हो गया था, और ये भी समझ में आ गया था कि ये शहर जिसमें हम रहते हैं, लखनऊ, ये ख़ास शहर है। तो शहर से एक लगाव हो गया था। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए और जैसे जैसे संजीदा हुए तो वो और बढ़ता चला गया, और फिर वो बढ़ता रहे, इसके लिए हमने बहुत कॉन्शियस एफर्ट भी किए। राजा बाज़ार में जैसे मसलन होली का जुलूस, होली की बारात जो निकलती थी, वो बड़ी रंगारंग किस्म की, उसमें ऊँट होते थे, उसमें हाथी होते थे, उसमें घोड़े होते थे, उसमें बहुत सारे ऐसे बाजे होते थे, अवध के फोक इंस्ट्रूमेंट जो अब दिखाई नहीं देते। उसमें सबसे ख़ास बात ये कि आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि होली हिंदुओं का त्यौहार है। उस चौक की बारात में हिंदू और मुसलमान एक तौर पर शामिल रहते थे और इतनी धूम से होली खेलते थे, और ऐसा रंग, ऐसा गुलाल होता था और ऐसी मस्ती होती थी कि उस वक्त जब आप वहाँ मौजूद होते थे तो आपको अपने शहर पर, अपने मोहल्ले पर, अपने समाज पर गर्व होता था कि हम किस तरह के समाज से हैं कि जहाँ त्यौहार सही अर्थों में त्यौहार है। त्यौहार यानी कि त्यौहार से एक किस्म की उत्सव धर्मिता जुड़ी हुई है, और उत्सव बनता ही है सामूहिकता के बोध से, और सामूहिकता बनती है जब अलग अलग तरह के लोग एक जगह आकर इकट्ठा होते हैं। तो राजा बाज़ार की ये बड़ी ख़ास यादें हैं, और किस्से, बहुत सारे किस्से हैं जो हम अक्सर सुनाते रहते हैं। तो सर, जैसे आपने कहा एक लखनऊियत और एक तहज़ीब थी वहाँ के लोगों में, तो क्या आपको लगता है कि लखनऊ के बारे में आपको आपकी पीएचडी जो आपने करी नवल किशोर प्रेस पर और अवधि अखबार पर, क्या ये उसमें भी झलकती थी और उसमें क्या ऐसी कोई सिमिलैरिटीज़ थी? पीएचडी तो की हमने इसीलिए इस टॉपिक पर, लखनवियत से एक चस्का था हमको, लखनवियत से एक लगाव था, लखनऊ से एक लगाव था, और नवल किशोर प्रेस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस दौर के लखनऊ में जिस दौर के किस्से हम सुनाते थे। लखनऊ का जो पास्ट है उसने हमेशा हमको बहुत फैसिनेट किया, तो उस दौर के किस्से हम सुनाते थे। तो जब पीएचडी की बात आई तब भी हमने ऐसा टॉपिक लिया जिसमें जो लखनवियत के जो सबसे बड़े सिग्नेचर हैं हमारे सामने, सबसे बड़े आइकन्स हैं, सबसे बड़े हीरोज हैं, उनमें से एक है मुंशी नवल किशोर। इसीलिए हमने उन पर काम किया, क्योंकि हम लखनवियत के उस दौर को और उस लखनवियत को और उतने बड़े आइकन को एक्सप्लोर करना चाहते थे, समझना चाहते थे कि वो कैसा अजीम शख्स रहा होगा, कैसा महान आदमी रहा होगा जिसने उस दौर में एक छोटी सी प्रेस से शुरू किया और फिर दुनिया की सबसे बड़ी प्रेसों में से एक मुंशी नवल किशोर प्रेस जो थी उसकी बुनियाद रखी, और किस तरह से 19वीं सेंचुरी में वहाँ 1200 लोग एक जगह पर काम करते थे और हज़ारों किताबें मुंशी नवल किशोर प्रेस ने छापी, और इतना बड़ा ट्रांसलेशन और इतनी रिलीजियस किताबें और इतनी अच्छी तरीके से छापती, और पूरे एक लखनऊ की तहजीब को गढ़ने में उस एक शख्स का बहुत योगदान है। तो फिर वो काम इसीलिए किया हमने कि हमारी एक दिलचस्पी थी लखनवियत। जी सर, तो किताबों का जैसे आपने कहा है, तो हमने देखा है कि जब भी आप किताबों के बारे में कुछ भी कहते हैं, तो सबके सर मुड़-मुड़ के आप ही की तरफ हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपने भी किताबों का अनुवाद किया है, जैसे नॉर्थ वे का युद्ध जी और मधुबन का नन्हा मोर। तो ये जो है बच्चों की किताबें हैं, तो इस तरफ आपका रूह कैसे आ गया? देखिए, इसकी वजह ये थी कि मेरी पढ़ाई लिखाई हुई एक हिंदी मीडियम स्कूल में। राजा बाज़ार में रस्तोगी टोले में एक स्कूल है, राजा हरिश्चंद्र बाल निकेतन, वहाँ ये जो किताबें हैं जिनका आपने जिक्र किया, नॉर्थ वे का युद्ध, मधुबन का नन्हा मोर,
ये सुरन्या अय्यर हमारी दोस्त हैं, उनकी किताबें थी इंग्लिश में, बच्चों के लिए लिखी गई। बहुत अच्छी किताब, बहुत सुंदर कहानियाँ। तो सुरन्या ने जो हमें दी तो हमने उन्हें पढ़ा, बहुत सुंदर कहानियाँ थी। लेकिन हमारे मन में एक सवाल आया, हमने सुनने से कहा सुरन्या कहानियाँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये कहानियाँ सिर्फ उन बच्चों तक रह जाएंगी जो अंग्रेजी जानते हैं, जो इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, इंग्लिश को समझना जानते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनके स्कूल में इंग्लिश एक सब्जेक्ट तो के बतौर पढ़ाई जाती होगी, लेकिन इंग्लिश उनकी इतनी अच्छी नहीं है कि वो एक कहानी को इंग्लिश में पढ़ के समझ लें। क्योंकि हम भी उन्हीं में से एक बच्चे थे, तो हमने तो अपने आप को देखा। तो हमने सुरन्या से कहा कि सुरन्या ये कहानियाँ इतनी अच्छी है कि इनको हिंदी में आना चाहिए। जब ये हिंदी में आएंगी तो उन बच्चों तक भी पहुँचेंगी जो इंग्लिश जिनको नहीं आती। तो सुरन्या ने कहा कि कौन ट्रांसलेट करेगा, हम तो किसी को जानते नहीं हैं ट्रांसलेटर को। हमने कहा हम ही कर देंगे। तो फिर हम ही ने उसको ट्रांसलेट किया, सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इतनी सुंदर ये कहानियाँ हैं, ये पहुंचनी चाहिए उन बच्चों तक जिनको इंग्लिश नहीं आती। तो वो हिंदी में ट्रांसलेट कर, बहुत सुंदर कहानियाँ हैं। वो एक कहानी नॉर्वे का युद्ध जो है, वो एक इशू पे है जो एक ज़माने में नॉर्वे में सरकार बच्चे छीन लेती थी पेरेंट्स से, अगर वो, चूँकि कल्चरल डिफरेंस था वहाँ पर, तो वो उसको बेस बना के एक बच्चों की बहुत सुंदर कहानी है। मधुबन का अन्ना मोर इस बात पर फोकस करती है कि हर इंसान की एक खासियत होती है और वो खासियत ही उसे सबसे ख़ास बनाती है। यानी कि किसी बहुत बड़े आदमी का कॉल भी है कि अगर आप मछली को पेड़ पे चढ़ने की सलाहियत से जज करेंगे तो आप उसे इडियट ही समझते रहेंगे। तो वो कहानी इस थॉट को बहुत सुंदर तरीके से पेश करती है कि हर इंसान की, हर बच्चे की, हर प्रजाति की, हर आदमी की अपनी एक मौलिकता, एक विशेषता होती है और उसे कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो वो बड़ी सुंदर कहानियाँ थी और इसीलिए हमने वो काम किया। जी। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि आपने किताबों का अनुवाद किया, तो इससे पहले भी हम बात कर रहे थे नवल किशोर प्रेस के बारे में। तो इससे मुझे याद है कि आपका एक कॉलम भी था लखनऊआ करके, जी। जिसके थ्रू आप अलग-अलग जी। स्टोरीज़, जी। अलग-अलग कहानियाँ बताते थे। जी। तो इन कहानियों को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है और उन्हें ध्यान से सुनना पड़ता है। तो ऐसी ऑब्ज़र्वेशंस करते वक़्त क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ होता था कि मुझे इसको कहानी के दौर में पेश करना है, या वो बस कहानियों की दिलचस्पी की तरफ से आ गया? नहीं, ऑब्जर्वेशन तो होता ही है। ऑब्जर्वेशन बहुत बुनियादी चीज़ है, इसलिए क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ आपने अभी ऑब्जर्व की हो और वो किस्सा 15 साल बाद सुना रहे हो। जैसे हम आज इस स्कूल में आए, हो सकता है कि यहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन रहा, उसे कभी हम 15 साल बाद अपनी किसी कहानी में इस्तेमाल कर लें। लखनऊ से जुड़े हुए जो मेरे ऑब्जर्वेशंस थे, वो तो बचपन से, जो कि जब से होश संभाला इसी शहर में पले हुए, पले बड़े, और अब इतनी उम्र हो गई तो अब एक रेफरेंस पॉइंट भी हो गया कि भाई शहर में तब्दीलियां किस तरह से हुई। तो जब कॉलम लिखना शुरू किया लखनऊआ, तो वो सारे जो एक्सपीरियंसेस थे, सारे ऑब्जर्वेशंस थे, वो अपने अंदर उतर कर खंगालने शुरू किए कि भाई किन किन एक्सपीरियंसेस से क्या क्या बात कह सकते हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें जो थी, जो बचपन से हमने सीखी समझी थी, उन्हें कॉलम्स में लाना शुरू किया, खासतौर पर किस्सों को। तो वो किस्सा जो हमें किसी बुजुर्ग ने सुनाया था जब हम 5th क्लास में थे, वो भी लिखा, और वो किस्सा जो हमें कल किसी ने राह चलते सुना दिया, वो भी लिखा। और फिर बाद के दौर में तो ऐसा हो गया कि लोग खुद मेल करने लगे कि अच्छा ये भी एक किस्सा है, ये भी एक, तो बहुत सारे किस्से हमें लोगों से मिले। वो कॉलम किस्सों का था और बड़ा हिट रहा, और उस कॉलम से एक दूसरी तरह की पहचान लखनऊ के, यानी उस कॉलम से पहले लखनऊ पर बात करने वाले बुजुर्ग लोग होते थे, जो बड़े लोग थे। रोशन तकी थे, योगेश प्रवीण साहब थे, रवि भट्ट साहब थे, रोशन तकी साहब थे, अनवर अब्बास साहब थे, ये सब लोग थे। वो कॉलम जब हमने शुरू किया तो हम काफ़ी यंग थे उस ज़माने में। वो एक तरीके से यंगस्टर्स को उस कॉलम ने, चूँकि हमने जिस भाषा में लिखा, जिस तरह से लिखा, जिस तरह से बोला, वो हमारी अपनी ज़बान थी, और वो जो कॉन्शियसनेस थी, वो जो अवेयरनेस थी एक युवा के बतौर अपने समय की, वो भी उसमें झलकती थी। तो वो कॉलम बहुत चल निकला। जबकि ऐसा नहीं था कि बहुत कोई खास, उसमें बहुत कोई एक्सक्लूसिव चीज़ें थी, ऐसा नहीं था। कहानियाँ तो पुरानी थी, और जो लखनऊ को पढ़ते समझते हैं उनमें से ज़्यादातर को वो कहानियाँ पता होंगी। ख़ास बात ये थी कि वो कहानी हमने लिखी थी, जो कि एक बिल्कुल यंग आदमी था उस दौर में जब पुराने लोग लिखते थे। तो वो एक चल निकला और वहाँ से एक पहचान भी बन गई। वो कॉलम ख़ास कॉलम है एक तरह से। जी सर, अभी आपने कुछ चंद लोगों का नाम लिया और आपने अपने कॉलम के थ्रू भी ऐसे बड़े-बड़े आइकन्स के बारे में लिखा है, जैसे माजरू लखनवी और आमिर खुसरो। जी तो सर ऐसा कोई शख्स है जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो, जनरली लाइफ में भी और दास्तान गो के पर्सपेक्टिव से भी? योगेश प्रवीण साहब, पद्मश्री योगेश प्रवीण जो हैं, वो मेरे गुरु हैं, उस्ताद हैं, और उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। क्योंकि वो, उनको हमने सुना था सबसे पहले, लखनऊ के किस्से सुनाते,
और वो इतने मज़े लेके लखनऊ के किस्से सुनाते थे कि आपको बिल्कुल लगता था कि यार ये इससे अच्छा काम दुनिया में और कोई नहीं है, और यही काम करना चाहिए कि वो सुना रहे हैं और ख़ुद भी मज़ा ले रहे हैं, लोग भी मज़ा ले रहे हैं, और इतने मज़े से ऐसी भाषा उनके पास, और ऐसे वो चित्र खींच देते थे, और ऐसे लोग एकदम बंध जाते थे, तो लगता था यार ये काम करना चाहिए। तो योगेश प्रवीण का बड़ा रोल है, और दास्तान गोई में अंकित का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अंकित ही हमको लाए दास्तान गोई में। यानी कि किस्से तो थे मेरे पास, सुने भी थे हमने, समझे भी थे, लेकिन किस्सों को सुनाना कैसे है, और सुनाना कैसे, इससे ज़्यादा प्रोफेशनली कैसे सुनाना है, प्रोफेशनल कायदे कानून क्या है, प्रोफेशनल माहौल क्या है, प्रोफेशनली कैसे ये काम करना चाहिए, तो वो प्रोफेशनल कायदे कानून, वो जो समझ है वो अंकित से बहुत मिली। तो ये दो लोग बहुत खास हैं जी। तो सर जैसे अभी आपने जिनका नाम लिया और आप खुद भी हैं, आप लोग कई बार लखनऊ के अलग-अलग कोनों में जाकर के जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, बड़ा इमाम बाड़ा हो गया, यहाँ पर जाकर के भी दास्तान गोई करते हैं। तो जी आपको क्या लगता है जैसे एक जो क्राउड है जो दास्तान गोई को सुन रहा है, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट किससे होता है? किस्से से या फिर जिस तरीके से वो किस्सा बताया जा रहा है उस शख्स के द्वारा? इसमें दोनों पहलुओं का कंट्रीब्यूशन होता है, किस्से का भी कंट्रीब्यूशन होता है, किस्सा तो मेन चीज़ है, और किस्सा कैसे सुनाया जा रहा है इसका भी बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। यानी एक अच्छा किस्सा अगर ख़राब तरह से सुनाया जाएगा तो वो भी बात नहीं बनेगी, और एक ख़राब किस्सा कितनी भी अच्छी तरह से सुनाया जाए तब भी कोई बात, ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ी देर को लगेगा वो चमत्कार शब्दों का और अंदाज का, लेकिन जब बात ही नहीं पहुँचेगी तो फिर बात बनेगी नहीं। तो दोनों चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है, और इसमें ये कंट्रीब्यूशन दोनों चीज़ों का बदलता रहता है। यानी किसी मोमेंट में, किसी माहौल में अंदाज का बहुत बड़ा रोल है, किस्से का कम बड़ा रोल है, और किसी मोमेंट में किस्सा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है तो अंदाज अगर थोड़ा कमज़ोर भी है तो भी चल जाता है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और एक किस्सा को भी बतौर आपको दोनों सीखनी पड़ती है जी। तो जैसे हमने आपको कई सारे किस्से कहते हुए भी देखा है, तो जब भी आप कोई किस्सा सुना रहे होते हैं, तो वो एक तहज़ीब वाली जो बात है, वो आपकी आवाज़ में झलकती है। और ये हमने लखनऊ के काफ़ी बुज़ुर्गों में या लखनऊ के जो लोग हैं वहाँ पे, उनकी आवाज़ों में सुना है और कहा भी है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो आपको क्या लगता है अब क्या जो नई जनरेशन आ रही है, उससे इस तहज़ीब का मतलब या उस तहज़ीब की तरफ पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है? देखिए, नई लोगों के पास तो उतना ही पहुंचेगा जितने पुराने लोग पहुंचा पाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है इसमें, अगर मतलब इसको हम उल्टी तरह से देखते हैं, मतलब बहुत सारे लोग, पुराने लोग बड़े सिनिकल हो जाते हैं, कहते हैं अरे नए लोगों को क्या क्या पता है और इनको क्या मालूम है और ये क्या जाने। हम ये समझते हैं कि सीनियर के बतौर हम अपनी भूमिका में फेल हुए अगर हम अपने नए लोगों को वो आकर्षण लखनऊ में नहीं दे पाए। यानी कि हमारे सीनियर तो बहुत महान लोग थे, उन्होंने ये काम कामयाबी से किया कि उन्होंने एक हिमांशु बाजपेयी के अंदर ये ललक जगा दी कि लखनऊ कैसा है और लखनऊ पे काम करना चाहिए। तो इसका मतलब वो कामयाब रहे, और वो बहुत उम्दा टीचर्स थे, उस्ताद थे। हमारे बाद वाले लोग अगर नए लोग नहीं उसमें जुड़ पा रहे हैं तो उनकी गलती नहीं है, उन्हें तो कोई इंसान चाहिए जो उनकी दोस्ती कराए लखनऊ से, कोई उनका रुझान पैदा करे। तो अगर वो नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब हम जैसे लोगों की ये फेलियर है कि हम उनको नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो इसमें सीनियर पीढ़ी की बहुत भूमिका है, और हमें नहीं लगता कि नए लोग कहीं से कम हैं या नए लोगों को लखनऊ से प्यार कम है। धीरे धीरे होता है, और यहाँ हम आए हैं, जो बच्चे जिस तरह से सवाल पूछ रहे थे, जिस तरह से आपने इंट्रो दिया, उससे बहुत हमें उम्मीदें बंधी कि हाँ बहुत सारे लोग, और हर दौर में साहिर लुधियानवी ने कहा कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। तो कल और लोग आएंगे जहाँ हम आज हैं, कल 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 कोई और होगा जो लखनऊ के किस्से सुना रहा होगा, और उससे जब यही सवाल पूछा जाएगा तो हो सकता है, मुमकिन है कि वो ये कहे कि अरे हमने हिमांशु बाजपेयी को सुना था और उन्होंने जब किस्से सुनाए तो बड़ा अच्छा लगा। जैसे हम योगेश जी के बारे में कह रहे हैं कि हमने योगेश जी को सुना था क्योंकि योगेश जी ये बात कहते थे कि हमने नागर जी को सुना था, और नागर जी ये बात कहते थे कि हमने एक किस्साकों को सुना था जिसको हम अचार और नमक देते थे और कहानियां सुनाता था। तो एक साइकिल है पूरा जो चलता रहेगा जी। सर जैसे इन जितने भी लोगों ने आपने अभी नाम लिया और आप खुद भी, सबके किस्सों में एक सांप्रदायिक सद्भाव है, एक कल्चरल हार्मनी है, जो लखनऊ के इतिहास का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रही है, जहाँ पर अलग-अलग कौम, अलग-अलग धर्म के लोग साथ में रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर आपके क्या विचार ये हैं? बिल्कुल सही बात है। ये इसलिए रही है हमारे किस्सों में कि हमें ये एक सिलेबस होता है ना जैसे किसी पढ़ाई का, तो ये हमारे सिलेबस में था कि भाई लखनवियत के सिलेबस में है कंपोजिट कल्चर। तो यानी लखनऊ में बहुत सारे लोग कम्युनल भी होंगे, लेकिन लखनवियत का जो दायरा है उसमें उसके लिए बुनियादी शर्त है उसमें एंट्री की कि आप कंपोजिट कल्चर में यकीन रखते हो। यानी अगर आप कम्युनल भी होंगे तो हो सकता है लखनऊ में रह रहे हो, लेकिन लखनऊ जो हमारी एक तहजीब है,
लखनऊ का जो कल्चर है हमारा, उसमें आपको एंट्री नहीं है, फिर आप लखनवियत को जानते नहीं है। लखनवियत मतलब कंपोजिट कल्चर, लखनवियत मतलब लखनऊ वो शहर है जहाँ हमने बताया होली के जुलूस में फूल बरसाते हैं कितने लोग, और लखनऊ वो शहर है जहाँ मुहर्रम में कितने सारे हिंदू जो हैं वो मरसिया निगारी करते हैं और अज़ादारी में शामिल होते हैं। तो लखनऊ इसी कंपोजिट कल्चर का नाम है। तो लखनऊ इसी शहर में हमारे यहाँ मॉडर्न हिंदुस्तान में दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है अशफाक और बिस्मिल, काको रिएक्शन के लीडर्स थे और यही इसी शहर में काको रिएक्शन हुआ था। तो लखनवियत इसी का नाम है बिल्कुल। तो इसीलिए किस्सों में जितने भी किस्सा गो हैं वो जब किस्से सुनाते हैं तो वो यही किस्से सुनाते हैं दोस्ती के और सद्भाव के, और किस्से हमें वही सुनाने चाहिए जो जिससे रोशनी फैले। तो इसलिए ये काम ऐसा होता है। जी सर, हमने आपके किस्सों में कई बार लखनऊ के खाने की भी तारीफ सुनी है, और कई खाने तो ऐसे हैं जो मुझे खुद आपकी जो है वीडियो से पता चले हैं। तो अब मैं सिर्फ खाने का नाम लूँगा और आप लखनऊ की कोई जगह अगर सजेस्ट करना चाहें जी देखने वालों को, जी। तो शुरू करते हैं लखनऊ के फेमस कबाब से। तो अगर टुंडे कबाब, टुंडे कबाब, बस वो आई थिंक उतना ही काफ़ी रहेगा हाँ टुंडे, उसकी हेरिटेज के लिए। टुंडे बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। सर, निहारी के लिए? यार रहीम, मतलब हम तो देखिए वेज हैं, लेकिन चूंकि हम इतने सारे लोगों को लेकर गए हैं तो हमें पता है एक्सपीरियंस भी सबके और सबके फीडबैक्स भी पता है। तो हमें लगता है कुछ चीज़ें जो हमारी रिवायत का हिस्सा होती हैं वहाँ सिर्फ उस एहसास को जीने के लिए जाना चाहिए कि तो निहारी में रहीम। और सर मीठे में? मीठे में तो हमारे मोहल्ले में राजा बाज़ार में त्रिवेदी मिष्ठान के यहाँ की जो दूध की बर्फ़ी है बड़ी ख़ास चीज़ है, वो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और सर ख़त्म करने में कुछ ठंडाई, लस्सी, कुछ पीने का कुछ? ठंडाई तो बदकिस्मती ये है कि ठंडाई भी और लस्सी भी हमने चूँकि बहुत जगह पी हैं हिंदुस्तान भर में, तो उसमें हम लखनऊ में नाम लेने को ले सकते हैं, लेकिन जो जितने यकीन से जो बात हम लखनऊ के कबाब और निहारी और मिठाई और चाट के बारे में कह सकते हैं वो हम ठंडाई या लस्सी के बारे में नहीं कह सकते। नाम ही देना हो तो ठंडाई आप चौक में राजा के यहाँ पी सकते हैं, लस्सी का तो हमें भी नहीं पता कि कहाँ अच्छी लस्सी कहाँ मिलती है। तो ये एक बात है। जी आपको लखनऊ की ज़बानी विरासत का चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो आपके हिसाब से कौन सा एक ऐसा किस्सा है जो हर हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए लखनऊ के बारे में? बहुत सारे किस्से हैं जो हर हिंदुस्तानी को तो पता तब चलेगा जब हर लखनवी को पता चलेगा। तो हम इसको यूं कहते हैं कि सब लखनऊ वालों को पता होना चाहिए, सिर्फ पता नहीं होना चाहिए। अगर हमें कोई किस्सा पता है तो हमें वो किस्सा शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि अगर वो किस्सा हम शेयर नहीं करेंगे तो हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारे वजूद का, हमारे अस्तित्व का कोई हिस्सा है जो हम खो बैठेंगे। तो लखनऊ के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो हर लखनवी को पता होने चाहिए। मसलन लखनऊ में काको रिएक्शन जो हुआ था उसके बारे में सबको पता होना चाहिए। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा कैसे बना उसके बारे में सबको पता होना चाहिए। लखनऊ में होली कैसे मनाई जाती थी उसके बारे में सबको पता होना चाहिए। लखनऊ में मुहर्रम कैसे होता था वो सबको पता होना चाहिए। लखनऊ में फ्रीडम मूवमेंट किस तरह से रहा और साइमन कमीशन जब आया तो किस तरह से लखनऊ वालों ने उसका विरोध किया, और कैसे स्कूल के बच्चे साइमन कमीशन के विरोध में शामिल हुए और स्कूल के बच्चों पर कैसे अंग्रेज़ों ने जुल्म किए, और कैसे लखनऊ के पतंगबाजों ने साइमन गो बैक लिख के पतंगों पे और छतों पे ढाया। ये सब किस्से सब लखनवियों को पता होने चाहिए अगर वो खुद को लखनऊ वाला कहते हैं। तो अगर हम शहर में रहते हैं और शहर से कनेक्शन नहीं रखते तो हम शहर में नहीं रहते, फिर हम सराय में रहते हैं। हम शहर में रह रहे हैं, हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है उस जगह से। ये वैसा ही है जैसे हम अपने माँ बाप के साथ उनके घर में रहें लेकिन हम माँ बाप से कोई कनेक्शन ना रखें। तो इसलिए हर लखनऊ वाले को अपने शहर के किस्से पता होने चाहिए, क्योंकि वो हमें खुद को समझने में भी आसानी पैदा करेगी। वरना हम डिसओरिएंटेड रहेंगे, हम खुद को ही नहीं जान पाएंगे कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ हैं और कहाँ जाना है। सर, जैसे अभी आपने कहा कि हर हिंदुस्तानी को किस्सा पता होने से पहले हर लखनऊ को पता होना चाहिए। तो अगर समझ लेते हैं कि कोई केरल से या कहीं से आ रहा है और इस पर सिर्फ एक ही दिन है लखनऊ घूमने के लिए, तो कैसे आप उस इंसान को लखनऊ घुमाने की जो है दिनचर्या को प्लान आउट करेंगे, या क्या उसको ऐसी चीज़ें हैं जो आप कराए बिना वापस नहीं भेजना चाहेंगे? तो हम उसे एक दिन है तो सिर्फ पुराना लखनऊ घुमाएंगे, अगर 2 दिन है तो हम ये लखनऊ भी घुमाएंगे नया वाला, लेकिन अगर एक दिन है तो हम सिर्फ पुराना लखनऊ घुमाएंगे। तो शुरुआत करेंगे चौक से, चौक हुसैनाबाद, फिर कैसरबाग, अमीनाबाद, हजरतगंज, शाम को दिन ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे। सर, सुनने में आया है कि लखनऊआ जो कॉलम है उसकी अब एक किताब भी बनने जा रही है। किताब बन गई है उसकी।
अच्छा। वो ये जो किस्सा किस्सा लखनऊ है, जिस पे साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिला, ये बेसिकली उसी कॉलम का एक्सटेंशन था। अच्छा। किताब के तौर पे जब हम लाए तो जो कॉलम्स थे एग्जिस्टिंग, उन्हीं को हमने और री एडिट किया और री इनहेंस किया, तो किताब बनी जी। सर, तो उस किताब के बारे में आप अगर कुछ चंद लाइन कहना चाहें, जिससे कम शब्दों में वो किताब जो है हमारे व्यूअर्स को समझ में आ जाए। किताब राजकमल प्रकाशन ने छापी 2020 में आई, शायद फरवरी में। लखनऊ के किस्सों की किताब है। ये कहता हूँ कि अगर आपको लखनऊ से जुड़े तमाम किस्से एक जगह पर चाहिए तो वो किताब आपके लिए है। किस्से ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत एक्सक्लूसिव है और हम ही ने बहुत काम किया। किस्से हमें अलग अलग जगहों से मिले, कुछ बुजुर्गों से मिले, कुछ किताबों से मिले, कुछ हमने गढ़े, कुछ बीते, तो इस तरह से किताब बनी। लेकिन इस मामले में एक अहम किताब हो सकती है कि अगर सिर्फ अभी तक क्या होता है कि अगर आपको किस्से ढूंढने हैं तो आपको बहुत सारी किताबों में पढ़नी पड़ेंगी किताबें, और फिर आपको कहीं कहीं किस्सा मिलेगा तो आपको, तो ये काम हमने अपने पाठकों के लिए कर दिया कि वो किताब विशुद्ध किस्सों की किताब है, जिसमें किस्से बहुत मिलेंगे आपको। तो किस्सों के, जिनको किस्सों में दिलचस्पी है, लखनऊ के किस्सों में दिलचस्पी है, वो किताब पढ़ सकते हैं, उनके काम की होगी, ऐसा मुझे लगता है। सर, एक ऐसी क्या एडवाइस है जो आपको मिली थी आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में, जो अब आप आगे आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहेंगे? लखनऊ के हवाले से हमें एक ही एडवाइस सारे अपने गुरुओं से मिली कि अपनी ट्रेडिशन को समझो, अपनी परंपरा को समझो, और वही हम सबसे कहते हैं, अपनी ट्रेडिशन से हमें कट के नहीं रहना चाहिए। लखनऊ अगर है तो लखनऊ की ट्रेडिशन क्या है, तो लखनऊ की ट्रेडिशन क्या है इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ये एक दिन की बात नहीं है, इस बात को हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को हम बचपन में भी समझने की कोशिश कर रहे थे। तो एक प्रोसेस है पूरी। जब आप इस सवाल के दायरे में आ जाएंगे तो फिर आप धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होंगे। तो यही एक जो गुर था वो हमें अपने उस्तादों से मिला कि इंसान को अपने ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सर, ऐसा कौन सा फन या अनएक्सपेक्टेड पार्ट है आपके इस काम का जो कई बार लोगों को नहीं पता चल पाता है? जो हम कहानियाँ लिखते वक्त, कहानियों की तैयारी करते वक्त जो तैयारी का प्रोसेस होता है वो बहुत मज़ेदार प्रोसेस, उसका एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस आपको दिखती है, लेकिन वो जो पूरी तैयारी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। उसमें कितनी किताबें पढ़ते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, फिर साइकोएनालिसिस करते हैं लोगों की कि अच्छा, जैसे मसलन अगर हम साहिर की कहानी सुना रहे हैं और कहानी तैयार कर रहे हैं और फिर साहिर ने कोई काम किया तो फिर हम ये सोचते हैं इसने ये क्यों किया होगा। अब उस बात की कोई साहिर हमारे सामने है नहीं, उस बारे में कुछ लिखा भी नहीं कि उन्होंने ऐसा किया, तो अब ये उसमें फिर आप उस कल्पना में जाते हैं कि शाहिर ने ऐसा क्यों किया होगा। अगर शाहिर ने किसी डायरेक्टर को गाली बकी तो इसमें शाहिर घमंडी हुए या उस डायरेक्टर ने कभी शाहिर को अंडर एस्टिमेट किया होगा, कभी शाहिर की बेइज्जती की होगी स्ट्रगल करते वक्त, इसलिए शाहिर ऐसे हो गए। तो ये जो साइकोलॉजिस होती है, ये जो कहानी में डूबे रहना होता है, ये बड़ा मज़ेदार पार्ट होता है और ये बहुत ख़ास है। सर, आपका शेरी और शायरी में भी काफ़ी दिलचस्पी है। हमने देखा है कि आप कई बार ऐसे शेर कह देते हैं जो दिल को छू जाते हैं। तो अगर ऐसा ही कोई शेर, चाहे लखनऊ से रिलेटेड, चाहे इन जनरल आप कहना चाहें, जो या आपकी जर्नी को, या कोई ऐसा चीज़ जो आप दर्शकों को बताना चाहें, उसको झलका दे वो शेर, तो क्या होगा वो? वो जो हमने बात कही ना रिवायत वाली, कि अपनी रिवायत को जानना चाहिए, उसी रिवायत से हमें ये मिला कि लखनऊ में शायराना ज़बान है। लखनऊ के लोग जब बात करते हैं तो शेर सुनाते हैं, ये हमें रिवायत से पता चला। तो फिर हमने खुद वैसा बनने की कोशिश की। तो अब कोशिश करते करते कहीं पहुँचे कि अब लोग हमारे बारे में ये समझते हैं कि हाँ भाई इसको शेर बहुत याद रहते हैं, हालांकि हमें शेर उतने शेर जैसे हमने अपने बड़ों को देखा था, जैसे योगेश जी शेर सुनाते थे बात करते वक्त, वो तो नहीं सुनाते हैं उस अंदाज में। लेकिन चूँकि आपने शेर की बात कही तो बहुत सारे शेर हैं। मतलब लखनऊ पे मुनव्वर राना का बहुत मशहूर शेर है कि एक लुत्फ़ ख़ास दिल को तेरी आरज़ू में है, एक लुत्फ़ ख़ास दिल को तेरी आरज़ू में है, अल्लाह जाने कितनी कशिश लखनऊ में है। मजरूह साहब का बहुत मशहूर शेर है कि देख जंदा से परे, जंदा कहते हैं जेल को, देख जंदा से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना देख। यानी अगर आपको किसी चीज़ का लुत्फ़ लेना है, किसी चीज़ में एक्सेल करना है, तो फिर आप उन रुकावटों को ना देखिए कि जो आपके आसपास बिखरी हुई हैं। आप उन रुकावटों के पार उस हसीन दुनिया को देखिए, उस बहार को देखिए, उस रंग को देखिए कि जो आपको खींच रही है उस दुनिया में जाने के लिए। तो आप अपनी लेगेसी पीछे छोड़ के तो जा ही रहे हैं अपने किस्सों के द्वारा, अपनी कहानियों के द्वारा, पर आप आज से 100 साल बाद आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस चीज़ से याद रखें? भाई पता नहीं किस तरह की लेगेसी होगी। ये सवाल तो हमने सोचा नहीं कभी, क्योंकि अभी तो काम कर ही रहे हैं और अभी वो उम्र भी नहीं है कि लेगेसी के बारे में सोचें। लेकिन हाँ, किस तरह से याद करें,
ये एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये आपको सोचने का मौका देता है कि हाँ, आपको किस तरह से याद किया जाए। एक ऐसे इंसान के बतौर याद किए जाना पसंद करेंगे कि जिसने लखनऊ से बहुत प्यार किया, जो लखनऊ का आशिक था। सर, तो लखनऊ के आशिक और दास्तान गो होने के अलावा अगर आपको किसी और करियर पाथ में जाना होता, जैसे अगर आपको किसी कारणवश इसमें ना जा पाते आप, तो आप और क्या करियर चूज़ करते? नहीं, हमने तो बहुत इसमें तो बाद में आए, पहले तो कुछ करियर थे हमारे। तो अगर ये ना कर रहे होते तो जर्नलिज्म ही कर रहे होते। जर्नलिस्ट थे पहले, हम जर्नलिज्म में ही थे। उसमें भी हम बाई चॉइस ही गए थे, चूँकि बहुत सारी रुचियाँ जो थीं वो उस पेशे के काम की थी। लेकिन फिर ऐसा माहौल रहा, अभी भी जर्नलिज्म बहुत दिल के करीब है हमारे, लेकिन जो हिंदुस्तान में जर्नलिज्म का जो संस्थागत रूप है वो उसमें हम फिट नहीं होते। यानी सैद्धांतिक तौर पे पत्रकारिता जो है वो मेरे दिल के करीब है, उससे हम बहुत जुड़ाव भी महसूस करते हैं, उससे डिस्कनेक्टेड नहीं है हम। लेकिन जिस जिस संस्थागत ढांचे में वो जर्नलिज्म हो रहा है उसमें फिट नहीं होते हम, इसलिए जर्नलिज्म। हालांकि हम काम दास्तान गोई में मेरी अप्रोच जो है, कहानी को देखने का जो नज़रिया है मेरा, वो पत्रकारी नज़रिया है। पत्रकारी नज़रिया यानी उसमें ये सवाल रहता है केंद्र में कि समाज का इससे क्या फ़ायदा होगा, इसमें सोसाइटी के बतौर हम क्या दे पा रहे हैं कहानी सुनाकर, या इश्यूज़ को देखने उठाने की बात। तो वो जर्नलिज्म ही होता है अगर कोई और करियर हम चूज़ करते तो। और तो हमें कुछ नहीं समझ आता, और तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। किसी और प्रोफेशन में हम कुछ भी नहीं कर पाते। बहुत नाकाम इंसान होते और बहुत ही ठुकराए हुए, बहुत ही नीची निगाह से देखे जाने वाले शख्स होते, नाकाम शख्स अगर किसी और प्रोफेशन में होते। सर, अब जैसे आप इतने सालों से किस्से सुना रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग शुरू कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि ये सही रास्ता है या नहीं है। तो अगर आपको ऐसी कौन-सी एक चीज़ है जो अगर तब पता होती तो शायद बहुत ज़्यादा बेटर होता आपके लिए? मतलब शुरुआत जब आप कर रहे होते हैं तो आपको पता भी होती हैं चीज़ें, तो आपको कन्विक्शन नहीं होता है। हुँ। जैसे उस दौर में भी हमें पता थी कि हाँ, किससे सुनाने चाहिए और किससे किससे सुनाना एक काम हो सकता है, लेकिन कन्विक्शन नहीं था। कन्विक्शन आता है आपके पास कामयाबी के बाद, यानी, और कामयाबी से पहले अगर आपके पास कन्विक्शन हो भी तो आपके कन्विक्शन पर लोगों को कन्विक्शन नहीं होता, तो वो सोसाइटल वैलिडेशन होता है वो नहीं होता आपके पास। यानी कि यहाँ कामयाबी से मुराद मेरी भौतिक कामयाबी पर है, जिन पैमानों पर दुनिया आपको कामयाब समझती है, आर्थिक तौर पर, उस तरह से। तो यानी कि जब ये किस्से हम सुना रहे थे शुरू में, जब 5,000 रुपये नहीं कोई देता था, और अब जो मेरी फीस एक सेशन की, एक परफॉर्मेंस की लाखों रुपए है, तो इसमें फ़र्क कुछ नहीं है। वही इंसान कहानियाँ सुना रहा है, वैसे ही सुना रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब जब हम कहानी सुनाते हैं तो इंसान ध्यान से सुनता है। हमको इतना, दुनिया ऐसी काइंड हार्टेड होनी चाहिए थी कि तब भी सुननी चाहिए थी जब हम उतने फीस नहीं ले रहे थे या उतनी फीस नहीं मिलती थी। लेकिन ये दुनिया हमने बना ऐसी दी है कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें आर्थिक चीज़ों से तय होती हैं। तो अगर हमें ये समझ होती कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हमने करते करते इसमें सीखी ना। अगर वो माहौल होता कि हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल समझ होती कि किस तरह से प्रोफेशनली काम को करना है, थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होती, थोड़ा सा ऐसा कोई स्कूल मिला होता जैसे आपका स्कूल है, तो थोड़ा और बेहतर होते। लेकिन फिर हमें ये लगता है कि सब चीज़ पैकेज होती है, कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में तो कुछ मिल गया। ये भी होता है। हो सकता है कि अगर इंग्लिश अच्छी होती तो हिंदुस्तानी ज़बानें इतनी अच्छी ना होती, ऐसे सोचते हैं कभी कभी हम। लेकिन हमें ये लगता है कि, और इसीलिए हमें लगता है कि बाद वाले लोगों को हम जितना बेहतर माहौल दे पाएँ वो करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ आने की भी वजह यही थी कि बच्चे जो सुन रहे हैं, किसी एक बच्चे को भी अगर ये समझ में आए कि ज़िंदगी में वो काम करना बहुत बड़ी शक्ति है जो आप करना चाहते हैं, अगर आप वो काम कर रहे हैं ज़िंदगी में, तो उससे बड़ा सुकून कुछ नहीं है। क्योंकि दुनिया में लाखों लोग हैं वो जो वैसा काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना है, जिनमें उनका दिल रोता है वो काम करते हो, लेकिन उनको करना पड़ रहा है। तो हम तो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। पैसा हो सकता है कम कमाया हो हमने, लेकिन उस मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम वो काम कर रहे हैं जिसमें हमारा दिल सुकून पाता है। हो सकता है कि किसी को करोड़ों रुपए का पैकेज मिल रहा हो उस नौकरी में जो नौकरी वो करना ही नहीं चाहता। तो ये बहुत फ़र्क है, दुनिया में बैलेंस इसके बीच होना चाहिए। जी सर, कामयाबी की आपने बात करी, तो अगर एक लाइन में आप ये बता दें कि कामयाबी का आपके लिए क्या मतलब है? कामयाबी का मेरे लिए एक पहला मतलब यही है कि आपका दिल सुकून में हो। आप जहाँ हों वहाँ आप सुकून में हो। आपको कहीं और जाने की, कहीं और किसी और की तरह होने की, कहीं और जाने की, कोई और काम करने की बेचैनी ना हो। वो है कामयाबी मेरे लिए। वो उसका ताल्लुक पैसे से, पावर से,
शक्ति से, नेटवर्क से, पब्लिक रिलेशन से, हैसियत से नहीं है। कामयाबी मतलब आप जहाँ हैं वहाँ सुकून से हों, ये है कामयाबी मेरी नज़र में। थैंक यू सर, आज आप हमारे साथ आए। मैं बहुत श्योर हूँ इस बात का कि आपकी जो बातें हैं, आपने जो लखनऊ के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, उससे मैं और मेरे दोस्त और जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे आज, उनके मन में लखनऊ की तरफ एक नया प्रेम जागेगा और एक ऐसी दास्तां उनके दिलों में भी जागेगी कि वो अब लखनऊ की सड़कों पर निकल के जब भी बड़ा इमामबाड़ा, हज़रतगंज या कुछ भी देखेंगे तो उनके दिमाग में आपकी आवाज़ गूंजेगी और आप जैसे कई और जो हैं देखना चाहूँगा मैं भी और पूरी दुनिया भी। तो थैंक यू सर आने के थैंक लिए। यू।